हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को ऑल मैथ्स फॉर्मूला ऑफ क्लास 10th की जानकारी दूंगा। क्लास 10th के अंदर जितने भी पूरी बुक में जितने भी मैथ्स फॉर्मूला है सबकी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th है उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्लास 10th फॉर्मूला चैप्टर 1 है मेरा रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में मेरा पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिखा पहला फॉर्मूला आता है मेरा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी, जहां मैंने ए जो है मेरा फर्स्ट नंबर है और बी मेरा सेकंड नंबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अगला आता है अगर हमें एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम का न्यूमरेटर और बटे एचसीएफ का डिनोमिनेटर, यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हमें एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैंने यहां बताया है इफ एनी केस वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर नंबर, अगर किसी केस में एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होगा तो लार्जेस्ट नंबर इज एलसीएम, तो सबसे बड़ी नंबर जो होगी वो होगी इसकी एलसीएम होगी, और स्मॉलेस्ट नंबर इज एलसीएफ, और वो जो छोटी नंबर होगी वो एचसीएफ होगी उन दोनों नंबर्स की। ठीक है, अब यहां देखिए नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में मैं आपको बताता हूं फॉर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। तो यहां मैंने लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरो के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो के लिए करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बाई ए होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, जब हमें टू जीरो निकालना हो तो उस वो क्या होता है, पहला मेरा होता है सम ऑफ जीरो और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप क्या होता है, तो सब ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहां मैंने लिखा है माइनस बी, माइनस यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ए के साथ क्या आता है एक्स स्क्वायर आता है, बी के साथ क्या आता है एक्स आता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी बाई ए। ऐसे ही बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, तो वो आता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, सी जो होता है मेरा कांस्टेंट टर्म होता है, कोई कांस्टेंट गिवन वैल्यू होती है। जैसे आपको दे देगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू सेवन, तो ये जो सेवन दिया, ये सेवन यहाँ पे ए क्या है, ए बराबर थ्री है, बी बराबर माइनस सिक्स है, और सी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी बराबर जब हम इसको सेवन को इस तरफ बराबर की इस एक ही तरफ लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा ये माइनस सेवन हो जाएगा, सी बराबर यहाँ मेरे पास आपके पास माइनस सेवन हो जाएगा। तो जो सेवन है वो कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो जो सी होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, वन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, यानी ए का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगला चैप्टर आता है मेरा लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में भाई बहुत सिंपल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में क्या आता है, अगर ए इफ ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू होता है बी वन अपॉन में बी टू, तो क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा और कंसिस्टेंट और वन सोल्यूशन होगा इसके। ठीक है, वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कंसिस्टेंट होगी और एक केवल उसके वन सोल्यूशन निकलेगा अगर ए वन ए टू बी वन बी टू के बराबर नहीं है। तो अगर ए वन ए टू बटे बी वन बी टू के बराबर है और बट लेकिन सी वन सी टू के बराबर नहीं है, तो उस समय क्या कंडीशन आएगी, उस समय या तो पैरेलल हो सकता है
या तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है या नो सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। ठीक है, अब अगले में आते हैं हम। अब इसमें आता है हमारा A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, और ये भी बराबर होगा C1 C2 के। जब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब आएगा कोइंसाइड आएगा, कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। ये तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे चैप्टर 3 के अंदर कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे आता है एलिमिनेशन मेथड्स एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ठीक है, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, आगे देखिए, आगे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? ये भी मैंने बताया था, ax² + bx + c = 0, जहां a जो है 0 के इक्वल नहीं होता और a b c क्या होता है, मेरे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स हम ऐसी संख्या को कहते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो x निकालने का उसका यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट, अगला आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं, तो d = होता है b² - 4ac। ठीक है, अब देखिए इस d में भी तीन कंडीशंस होती है। जब यदि d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, तो देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अगर d = 0 होगा तो उसके दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर d लेस देन 0 होगा तो उसके होंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म लिया है। जैसे हम कोई टर्म लेते हैं एपी के अंदर, जैसे 2 4 6 8, ऐसे मैंने कोई एक एपी ले लिया। ठीक है, तो इसका जो होता है, जैसे 2 है, 2 क्या मेरा फर्स्ट टर्म है, जो 4 है ये सेकेंड टर्म है, 6 क्या है मेरा थर्ड टर्म है, और जो यहाँ पे 8 है वो मेरा क्या है फोर्थ टर्म है। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। जो लास्ट टर्म होगा उसका, जो भी उस एपी का लास्ट टर्म होगा वो उसको हम an कहेंगे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ दिखाया है। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट कर देते हैं, सेकेंड टर्म को a2 का हम, मेरा फॉर्मूला होता है a2 = a + d होता है, और a3 का फॉर्मूला होता है a3 = होता है a + 2d होता है। ठीक है, a4 का फॉर्मूला होता है a + 3d होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 * d। ठीक, अब मैंने यहाँ पे a भी बता दिया, d भी बता दिया, a भी बता दिया, n भी बता दिया, an भी बता दिया। अब d क्या होता है? d कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को ab के अंदर हम d कहते हैं। अब d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1, d1 निकालने का। जैसे d2 निकालने का कम से हम इसमें, जैसे हम किसी भी एक चेक करते हैं कि एक कोई भी, जैसे 2 4 6 8 ये मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, हम चेक करेंगे ये एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे, जैसे इसमें d1 निकालना है तो a2 - a1 यानी 4 - 2 2 आ गया। ठीक है, अब हम एक बार d निकाल के नहीं छोड़ेंगे, कम से कम 3 वैल्यू हम d की निकालते हैं, उसका देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है तो एपी डन, अगर नहीं है तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो d1 निकाल दिया a2 - a1 से। ठीक है, अब d2 कैसे निकालेंगे? d2 निकाल के a3 - a2 करके हम d2 निकालेंगे। d3 निकाल के इसके d3 के लिए फॉर्मूला होता है a3 - a2। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा क्या कहते हैं इसके फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, जैसे d1 का फॉर्मूला था a2 - a1, तो d2 का फॉर्मूला होगा a3 - a2, d2 का d3 का फॉर्मूला होगा a3 - a2। ठीक है, इस तरह से हम हमारा बनेगा। ठीक, अब Sn में आएगा, इसके अंदर Sn का फॉर्मूला होता है 2a n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है Sn का, जब हमें इसमें
एन भी पता हो, ए भी पता हो, लास्ट टर्म भी पता हो यानी ए एन भी पता हो, तो उसको उसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, अब ऐसे ए एन का फॉर्मूला होता है एक और एस एन माइनस एस इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो एक ये भी फॉर्मूला होता है। अब यहां मैंने लिया इफ ए बी एंड सी आर ए पी, अगर ए बी सी ए पी है तो देन जो टू बी है वो बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, तो ये एक चीज पॉइंट ध्यान में रखने के लिए आपके लिए। ठीक, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट चैप्टर है मेरा, चैप्टर 7। तो इसके फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मूला है इसमें कि अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन की होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला होता है पी एक्स फ्रॉम ओरिजिन। अगर कोई दो पॉइंट दे रखा है, जैसे आपको 0 एंड 1 दे रखा है, आपको वो फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 एंड 1 जैसे 1 एंड 2 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इसमें दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं आप। एक पॉइंट आपको गिवन है, दूसरा पॉइंट आप 0 0 मान के ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, जो ऊपर वाला फॉर्मूला उसको लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए का होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे फर्स्ट टर्म है पी, फर्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे फर्स्ट वैल्यू आपकी पी और दूसरी वैल्यू एक्स, यानी पी की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो अगर हम x निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला आता है तो ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर y निकालने की बात करें तो इसमें फॉर्मूला आता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला हो, यानी हमें जैसे 1:1 गिवन है, रेशियो में गिवन है 1:1, तो उसमें हमारा क्या होता है कि अगर 1:1 है तो उसका फॉर्मूला होता है x निकालने का x1 प्लस एक्स2 अपॉन में 2, ऐसे ही होता है y1 अपॉन में y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री होता है चैप्टर 9, चैप्टर 8 के लिए ट्रिगोनोमेट्री का जो है ये मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहां मैंने पूरे 33 फॉर्मूलाज, चैप्टर 8 के पूरे 33 फॉर्मूलाज को मैंने वहां डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इसका, चैप्टर 8 का। ठीक, अब देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब देखिए, अब चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल 3 फॉर्मूला यूज होता है, साइन कोस एंड टेन। इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कोस थीटा का होता है बी बाई एच, और टेन थीटा का होता है पी बाई बी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको याद रखने का ट्रिक मैंने यहां लिखा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले। तो P बाई एच, पंडित बाई हर, P बाई एच किसका हो गया, साइन थीटा, बद्री बटे हर, बद्री बाई हर कॉस थीटा हो गया, B बाई एच। ठीक है, टेन थीटा प्रसाद बटे बोले, तो B बाई P बाई B। ठीक है, तो इस तरह से हमारे साइन कोस टेन का फॉर्मूला यहाँ पे सेट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला चैप्टर आता है चैप्टर 11। चैप्टर 10 जो है वो आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है, सर्कल। ठीक है, तो उसमें ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जो है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 11 की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे एरिया की ही बात करेंगे हम सबकी। तो सर्कल का क्या एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आप जानते हैं डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल डी इज इक्वल टू होता है 2r, 2 रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इसकी बात करें तो पेरीमीटर ऑफ यहाँ पे तो यह होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्टर की बात करते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 बाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है यहाँ पे थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा 12 चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है,
तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में क्या आता है, पहला आता है सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। इसके अंदर हम कुल मिला के क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड कोन, इन 6 फिगर्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ सी एस ए किसे कहते हैं, टी एस ए किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं। ठीक है, तो बात करें सी एस ए की, तो सी एस ए में क्या होता है कि चारों साइड्स की बात की जाती है। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के चारों साइड्स, ठीक है, ऊपर और नीचे को छोड़ के। अगर टीएसए की बात करें तो टीएसए में क्या होता है, चारों साइड्स प्लस ऊपर और नीचे, यानी पूरा पूरा बॉक्स कंटेन। ठीक है, जैसे इसमें क्यूबॉइड शेप में क्या, जैसे हमारा रूम है, जैसे किसी भी कोई सा भी रूम है, ठीक है, तो उसमें क्या है, चारों दीवार, फ्लोर प्लस सीलिंग, ये है आपका क्यूबॉइड। जैसे क्यूब की बात करें तो लूडो की जो गिट्टी होती है, डाइस, ठीक है, उसकी बात। यहाँ देखिए, यहाँ मैं बताता हूँ सी एस ए, और वॉल्यूम करते हैं उसका भार, वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अब देखिए हम, देखिए तो क्यूबॉइड की बात करते हैं हम, तो सी एस एफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी यहाँ पे ये भी कह सकते हैं आप 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब टी एस एफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल प्लस बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 इंटू एल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब में आता है सी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6a² ठीक है, टी एस ए ऑफ क्यूब होता है सी एस ए ऑफ क्यूब होता है 4a², सॉरी, टी एस ए ऑफ क्यूब होता है 6a², और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए की क्यूब। ठीक है, क्योंकि सी एस ए के अंदर केवल केवल चारों साइड्स आएंगे, और टी एस ए के अंदर चारों साइड्स वॉल एंड सीलिंग, मतलब टोटल आ जाएगा, तो 6 साइड्स हो जाएंगे, और क्यूब में एक ही वॉल्यूम में एक ही क्यूब रहेगी। ठीक है, अब सिलेंडर की आते हैं, सिलेंडर में तो सिलेंडर का सी एस ए होता है 2πRh, टी एस ए होता है 2πr r+h, और वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, अगला आता है कोण। कोण होता है सी एस ए ऑफ कोण होता है πRl, टी एस ए ऑफ कोण होता है πrl+r, वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अब स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर में भाई का केवल आपका टी एस ए होता है, सी एस ए नहीं होता। ठीक है, इसमें केवल टी एस ए ही होता है, सी एस ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चारों तरफ से गोल होता है स्फेयर, जैसे बॉल हो गई हमारी। ठीक है, तो टी एस ए ऑफ स्फेयर हो गया 4πr² हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, अब हेमिस्फेयर की बात करते हैं, तो इसमें होता है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है ये 2πr² होता है, टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3πr² होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 πr³। ठीक है, तो इस 6 फिगर की हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। ठीक, अगला आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में हमारा मीन निकालने का यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है मेरा डायरेक्ट मीन, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन, अगला होता है स्टेप डेविएशन मीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों मेथड्स के बारे में, तीनों फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। तो मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, तो डायरेक्ट मीन होता है इक्वल्स टू एक्स बार, मैंने यहाँ पे एक्स बार इक्वल्स टू लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में मैंने लिखा है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब स्टेप डेविएशन की बात करें तो स्टेप डेविएशन में होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब यू आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, ये यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है। अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। सी एफ कह रहे हैं हम यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, और एल कहते हैं लेंथ को, एन जो टोटल दिया हुआ नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, एफ फ्रीक्वेंसी और एच हाइट। ठीक है, ऐसी हम अगर मोड की बात करें तो मोड में होता है एल प्लस
ये ब्रैकेट के अंदर होता है F1 माइनस एफ नॉट F0 अपॉन में 2F1 माइनस 2F0 अपॉन में F2, 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू एच होता है। ठीक है, ये मोड का फॉर्मूला होता है। अब एक कॉमन फॉर्मूला है, या आप लोगों को पता है, इसे हम इंफेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, मोड निकालने का, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये वाले जो फॉर्मूला है मोड का, इसको ये कॉमन फॉर्मूला है, ज्यादातर ये यूज नहीं होता, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, इस मतलब कि हाफ ईयरली एग्जाम या फाइनल एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे देगा उसमें मीडियन की वैल्यू दे देगा, मीन की वैल्यू दे देगा और मोड निकाल के दिखाओ, तो भाई आप वो कैसे निकालेंगे, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। मोड होता है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस फॉर्मूले पर आप सेट करके मोड निकाल सकते हैं। इसी तरह आप मीडियन और मीन भी इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट चैप्टर इस बुक का, क्लास 10th का, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 15 चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी में ये कॉमन फॉर्मूला लिया है मैंने, पहला वाला। प्रोबेबिलिटी को हम पीई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये दूसरा भी मेरा कॉमन फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी पी प्लस पीई नॉट ये 1 के इक्वल होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ये भी नॉर्मल है मेरा कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 1। 0 से 1 के बीच में ही कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई करता है। ठीक है, या तो चांस हाँ होती है प्रोबेबिलिटी में, या तो चांस ना होती है। प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं अनुमान को। जैसे हम कहते हैं ना कि मौसम देख के भाई आज बारिश होने वाली है, लगता है आज बारिश होगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बाद में अगर बारिश नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, हम कंफर्म नहीं कहते, लगता है आज बारिश होगी, तो ये अनुमानित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मौसम विभाग वाले होते हैं, भाई आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, वो भी अनुमान से वो बताते हैं, और बाद में मतलब कि आप देखो हमने धूप आ जाती है तो आप कहते हैं कि अरे यार ये तो धूप हो गया। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का मेन मतलब है यहाँ अनुमान को डिफाइन करने का। ठीक है, अब देखिए अगला है पॉइंट मेरा, जैसे इसमें लिया है मैंने टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉइन्स के अंदर क्या होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। अगर 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 2। ठीक है, अगर 2 कॉइन्स को मतलब कि टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 4। कौन कौन से, अगर 1 कॉइन के होंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 कॉइन्स का होगा, या दोनों ही हेड आ जाए या दोनों ही टेल आ जाए, या हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए। ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर 3 कॉइन्स को हम यहाँ पे टॉस करेंगे तो हो सकता है तीनों ही हेड आ जाए, या एक बार हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या एक बार टेल और 2 बार हेड आ जाए, या 2 बार टेल एक बार हेड आ जाए, या 2 बार हेड एक बार टेल आ जाए। ठीक है, फिर या एक बार ये ऐसा हो जाए पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, फिर या ऐसा हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। ठीक है, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि एक बार टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया, यानी टोटल 8 आउटकम्स हो सकते हैं 3 कॉइन को टॉस करने पे। ठीक है, तो मोस्टली आपके 1, 2 या 3 कॉइन्स का ही क्वेश्चन पूछता है वहां पे, तो वहां पे इसके लिए आपको यहाँ मैंने आपको बताई है। अब जैसे डाई है, डाई को जैसे हम थ्रो करते हैं, जैसे एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम्स आएगा, 2 डाई को थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम्स होगा। ठीक है, 3 डाई को करेंगे तो 216 आउटकम्स होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे आउटकम्स बढ़ते रहते हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन यहाँ पे, प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स पे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। तो देखिए कार्ड्स के अंदर टोटल कितनी कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, दो कार्ड्स में होता है, यहाँ मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि फेस कार्ड जो होते हैं वो हमारे 3 ही होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, अब नो कार्ड्स, कोई कार्ड नहीं होता। तो नंबर कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर गिनती वाले कार्ड्स कितने होते हैं, या तो एस होता है, एस यानी जिसे हम इक्का कहते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह होते हैं, सारे नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, 26 ब्लैक के होते हैं और 26 रेड के अंदर होते हैं।
तो ब्लैक के कौन कौन से होते हैं? ब्लैक के होते हैं क्लब, क्लब में 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड में भी 13 कार्ड्स होते हैं। ये हो गया ब्लैक का हिस्सा। और रेड की बात करें तो रेड में हार्ट आता है, हार्ट के भी 13 होते हैं और डायमंड के भी 13 होते हैं। तो ऐसे 13 करके 4 बार 26 कार्ड हो जाते हैं टोटल। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ पे सारे मैथ्स क्लास 10 के फॉर्मूला डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी दूंगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में आपको उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार हैं। और क्लास मतलब चैप्टर 8 के फॉर्मूलेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।